हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सोल्यूशन। तो सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस का जो रिवीजन एक्सप्रेस चल रहा था उसका आज ये 22वां एपिसोड है। अब तक हम लोग जितने भी 21 एपिसोड कर चुके हैं, आप इनको एक बार जरूर देखें, तभी आप आगे के लेक्चर्स को देखें ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए। इसमें हम ऐसे क्वेश्चंस कर रहे थे जो रेलवे ने, आरआरबी ने ग्रुप डी के एग्जाम में 2018 में हर एक शिफ्ट में जितने भी जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे थे वो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। और ये बाइलिंगुअल आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इसका जो पीडीएफ है वो आपको नीचे जो टेलीग्राम चैनल दिया गया होगा उसको ज्वाइन करके आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी ये आपका जितने भी आने वाले एग्जाम है, एलपी टेक्नीशियन या फिर आरआरबी जेई एनटीपीसी, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए फिर मूव करते हैं हम लोग आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो अब तक हम लोग 710 क्वेश्चन कर लिए थे, 711वें क्वेश्चन से आगे बढ़ना था। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पीरियड डैश एंड डैश कंटेन टू मेटलॉइड्स ईच, यानी जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें कौन कौन से ऐसे आवर्त हैं जिसमें प्रत्येक में दो उपधातु होते हैं। तो सबसे पहली बात कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने मेटोलाइट्स या उपधातु होते हैं, तो ये 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अगर आपको ये नहीं याद है तो अभी याद हो जाएगा। ये आपका होता है बोरॉन, सिलिकॉन। मैं आपको इसको एक ट्रिक से याद कराता हूँ और पहले भी मैं ये ट्रिक बता चुका हूँ। तो ये बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ये आपके हैं। ये कुछ ऐसे जिगजैग लाइन बनाते हैं, ठीक है, जिगजैग लाइन बनाते हैं। तो आपसे पूछा भी जाता है एग्जाम में कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पीरियोडिक टेबल में जिगजैग लाइन बनाते हैं, तो ये आपके मेटोलाइट्स होते हैं, ये इसी जिगजैग लाइन पर होते हैं। और कैसे आप इनको याद रख पाओगे, तो मैंने आपको एक काफी वाहियात सा ट्रिक बताया था। ट्रिक ऐसे ही है, सिंपल सा, लेकिन आपको याद हो जाएगा। ये आपका था, बोल दो ना सिमरन से जरा, ऐश्वर्या सब कुछ तेरा पूजा। यहाँ पर जो भी आपका कलर्ड है, जैसे बोल दो ना जरा में जो बी है ये बता रहा है बोरॉन को, सिमरन में एसआई बता रहा है सिलिकॉन को, जरा में जो जीई है ये बता रहा है जर्मेनियम को, ऐश्वर्या में एएस बता रहा है एंटीमनी को, और सब कुछ में सब जो है ये बता रहा है आपका एंटीमनी को, और टीई ये टेल्यूरियम हो गया, और पूजा में पीओ पोलोनियम को बता रहा है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। माना कि काफी खराब सा ट्रिक है बट याद हो जाएगा। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन कौन से ऐसे आवर्त हैं जिसमें दो उपधातु हैं, तो आप देख लो ये आपका है ना, इसमें देखिए दो उपधातु हैं। ये कुछ इस तरीके से आवर्त आपका है। और ये जर्मेनियम और आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम, ये दो उपधातु इन दो पीरियड्स में है। ये कौन कौन से पीरियड हैं आपको पता है। हाइड्रोजन हम लिखते हैं, हीलियम लिखते हैं, उसके बाद आपका लिथियम, फिर ये बकनोफनी होता है, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियॉन, ऐसे करके होता है ना। तो बोरान जो है ये आपका सेकेंड पीरियड में है, यानी ये जो बोरान से शुरू हो रहा है ये सेकेंड पीरियड में है। ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये लास्ट में सिक्स्थ। तो जो आपका फोर्थ और फिफ्थ पीरियड है इसमें दो दो मेटलॉइड्स हैं, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि और जितने भी पीरियड है उसमें एक एक ही मेटलॉइड्स या उपधातु हैं। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी इज समथिंग, द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी इज समथिंग, या द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। जब भी कोई भी आपसे रिलेशन दिया पूछे या दिया हो और वो भी रिलेटिव हो, तो आप समझ जाओ कि इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, क्योंकि वो रिलेटिव है। आप ऊपर भी वही चीज लिखोगे, नीचे भी वही चीज लिखोगे, तो उनके जो यूनिट्स होंगे वो कट जाएंगे और ये यूनिट लेस हो जाते हैं। तो चाहे वो डेंसिटी हो चाहे वो कुछ भी हो, अगर वो रिलेटिव है तो उसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि रिलेटिव डेंसिटी हैज नो यूनिट। आगे है, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हैं। अब जो आप शराब पीते हो, ठीक है, आप नहीं, मतलब जो शराब पिया जाता है वो आपका क्या है, एथेनॉल। एथेनॉल, अब ये जो एथेनॉल है इसमें पूछ रहा है कितने हाइड्रोजन के एटम है। CH3 CH2OH, ये आपका फार्मूला होता है एथेनॉल का। यहाँ पर 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन है। तो आप देख लो पहला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। आसान सवाल था। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा कथन गलत है। नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, ये भी मैं आपको बताया था कि जो अधातु होते हैं, हिंदी में बताया था ये चीज, ये ट्रिक था कि अधातु जो होते हैं ये अम्लीय होते हैं, ठीक है, अम्लीय। ये अ से अधातु, अ से अम्लीय, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो ठीक उल्टा हो जाएगा धातु के केस में, है ना, जो धातु होंगे ये क्षारीय हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इनको याद रखना, धातु जो होते हैं वो क्षारीय, अधातु के जो ऑक्साइड की बात हो रही है वो अम्लीय होते हैं। तो पहला सही है। नॉन मेटल्स फॉर्म कैटायन, नॉन मेटल्स फॉर्म्स एनायन। जो नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे आपका फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, सिंपल सा आप ले लो, तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं या एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉन को लेगा तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा ना। तो ये
एनॉयंस होते हैं, ये एनॉयंस बनाते हैं, मतलब ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ले करके या 2 इलेक्ट्रॉन ले करके, तो अधातुएं रेडायन बनाते हैं, ये सही है, जबकि कैटायन बनाते हैं, ये गलत है। और हमसे पूछा है कौन सा इनमें से इनकरेक्ट है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये तो आपको पता ही है कि जितने नॉन मेटल्स होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं। आगे है व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच अ गैस इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, यानी वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी गैस को ठोस में परिवर्तित किया जाता है, तो सिंपल सा ये आपका सब्लिमेशन हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। आगे है ऑब्जेक्ट्स मूव विथ अ कांस्टेंट स्पीड विथ नो डैश इज एक्टिंग ऑन इट, जब कोई डैश वस्तु पर कार्य नहीं कर रहा होता है तो वस्तुएं नियत चाल से गति करती हैं। क्या चीज ऐसा है? अब देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक निश्चित स्पीड से ऐसे मूव कर रहा है, जा रहा है, तो इसी स्पीड से जाता रहेगा जब तक कि आप उस पर ब्रेक नहीं लगाओगे या फिर उसकी स्पीड को कम नहीं करोगे। कुछ भी करने के लिए आपको एक फोर्स लगाना होगा, है ना? तो ये आपका हो जाएगा सी, यानी कि बल, कि हम जब कोई बल वस्तु पर कार्य नहीं कर रहा होता है तो वस्तुएं नियत चाल से गति करती हैं, ठीक है? तो फोर्स ऐसा हो जाएगा जो अगर आप इस ऑब्जेक्ट पर नहीं लगाओगे तो वो उसी स्पीड से मूवमेंट करती रह जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये जो स्पीड लिखा गया है इससे कुछ दिक्कत है मुझे। वो क्या दिक्कत है कि अगर लेट अस सपोज आप गाड़ी को लेकर के जा रहे हो और आपने बिना स्पीड कम किए ठीक उसी स्पीड पर गाड़ी को मोड़ दिया और आ गए यहाँ पर, यानी ए से आप चले थे बी पर आ गए और आपने स्पीड को कहीं भी कम नहीं किया, तो आपने यहाँ पर तो एक फोर्स लगा दिया। कौन सा फोर्स? आप हैंडल को घुमाए होगे, है ना, या फिर आप खुद अपने आप को टिल्ट किए होगे, थोड़ा सा झुकाए होगे, तभी तो, अदरवाइज आप गिर जाते। तो स्पीड तो यहाँ से यहाँ तक भी आपने वहीं रखा, लेकिन हमको तो एक फोर्स लगाना पड़ा ना। तो फिर ये आपका यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर स्पीड की जगह पर वेलोसिटी होना चाहिए था, तब ये जाकर के आपका सही होता, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये डायरेक्शन को बताती है। इसमें तो आप यहाँ से यहाँ चले आए, एक इधर डायरेक्शन था एक इधर डायरेक्शन था, तो डायरेक्शन का पता नहीं चला, लेकिन जो वेलोसिटी होती है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है, ठीक है, या तो इधर या तो उधर या फिर कहीं भी। तो वेलोसिटी यहाँ पर देना चाहिए था कि ऑब्जेक्ट मूव विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी व्हेन नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, ठीक है? वेलोसिटी होता तब मैं मानता कि अगर उस पर आप कोई बल नहीं लगाओगे तब तक वो उसी वेलोसिटी से आगे चलती रहेगी, राइट? आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी इनमें से कौन सा एक अवक्षेपण अभिक्रिया है? तो ऐसी अभिक्रिया या ऐसा रिएक्शन जिसमें जो सॉल्यूशन है वो वाटर में इनसॉल्युबल हो, जैसे आपका ये जो बैरियम है, देखिए, सोडियम सल्फेट को आप लो और बैरियम क्लोराइड को लो, जब आप इनका रिएक्शन करवाओगे तो सोडियम इसके क्लोराइड के साथ मिलकर, ठीक है, यानी क्लोरीन के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड बना लेगा, इसका सॉल्यूशन बना लेगा, घोल बना लेगा। लेकिन जो बैरियम होता है ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है और ये एक प्रेसिपिटेट बना करके ऊपर रह जाएगा, ठीक है? तो इसे हम कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो कैल्शियम है ये सॉल्युबल है वाटर में, और ये लेड और कॉपर तो ये आपके सीधे सीधे सॉलिड हो गए और वैसे भी वाटर में इनसॉल्युबल हैं। बाकी जो आपका मेथेन और ऑक्सीजन हो गया ये आपका गैस हो गए। तो प्रेसिपिटेशन जो रिएक्शन है वो आपका यही हो गया, सोडियम सल्फेट प्लस बैरियम क्लोराइड, जो कि बैरियम सल्फेट एक प्रेसिपिटेट बनाएंगे और किसमें? सोडियम क्लोराइड में, ठीक है? आगे है प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए था? ओवम रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ सिंगल स्ट्रक्चर कॉल्ड जाइगोट, यानी शुक्राणु और अंडाणु के संलयन की किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप युग्मनज नामक एक संरचना का निर्माण होता है? तो ये आपका होता है निषेचन, ठीक है? बी हमारा करेक्ट आंसर है। आप इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी यौन प्रजनन भी कह सकते थे, लेकिन ये यौन प्रजनन का ही हिस्सा होता है फर्टिलाइजेशन, यानी ये पहला चरण होता है जब जो मेल का स्पर्म है, मेल का स्पर्म फीमेल के एग से फ्यूज करता है, यानी फ्यूजन जब इसमें होता है ना, जो दोनों फ्यूज करते हैं, जिनको आप फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हो, तब इससे बनता है जाइगोट, ठीक है? जाइगोट, ठीक है? और उसके बाद का ये जो यौन प्रजनन है ये उसके बाद का प्रोसेस है जिससे एक नए जीव का निर्माण होता है, राइट? तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हालांकि अगर ये ना दिया हो तो आप इसको बता सकते थे, ठीक है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे है साउंड जनरेटेड बाय अ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड, यानी एकल आवृत्ति से उत्पन्न ध्वनि को हम क्या कहते हैं? आप जब भी कोई मोबाइल में आप कहते हो ना कि इसमें एक टोन सेट कर देते हैं, तो जब आप टोन सेट करते हो तो उसका कहने का मतलब ये होता है कि हम किसी एक फ्रीक्वेंसी पर एक किसी म्यूजिक को लगा करके छोड़ देते हैं और वही हमेशा बजेगा, तो वो एक सिंगल फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ठीक है? यानी एकल आवृत्ति से उत्पन्न ध्वनि को हम क्या कहते हैं? टोन कहते हैं। कि आप तो एक ही टोन बार बार बोल रहे हो, जैसे होता है ना कि यार ये बार बार एक ही टोन बोल रहा है,
इसको इसका फ्रीक्वेंसी आपने केवल एक ही रख के छोड़ दिया है। अगर आप उसको बदलोगे नहीं तो अपना टोन नहीं बदलेगा, ठीक है। तो एकल आवृत्ति से उत्पन्न ध्वनि को हम क्या कहते हैं? टोन कहते हैं। और ये जो पिच है, ये पिच जो है, अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हो तो पिच भी आपका बढ़ता है। जैसे जो महिलाएं होती हैं, खासतौर से अधिकांशतः महिलाओं की जो आवाज की, साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज्यादा होती है, तो उनकी पिच भी ज्यादा होती है। और पिच ज्यादा होने का मतलब कि उनकी आवाज देखोगे तो थोड़ी पतली होती है, ठीक है। मैं आपको इसको एक्सपेरिमेंट करके बताया भी था किसी पहले ही, बहुत सारे मतलब पहले जो दूसरा या तीसरा लेक्चर था उसमें। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से पिच बढ़ता है, ये आप ध्यान में रखना। आगे है न्यूटन मीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ। ऊपर न्यूटन है, नीचे मीटर स्क्वायर है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका हो गया फोर्स अपॉन एरिया। तो ये क्या होता है? आपका प्रेशर होता है। सो प्रेशर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। आगे है द केमिकल फार्मूला ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल एज। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक जो सूत्र है वो क्या है? तो इसी को हम लोग कहते हैं ग्रीन विट्रॉल, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीन विट्रॉल। यानी ये आपका होता है फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, यानी 7 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होते हैं। तो एग्जाम में आपसे ये पूछेगा कि जो ग्रीन विट्रॉल है उसका फार्मूला क्या है, तो आप फार्मूला बताना। ऐसा नहीं पूछेगा कि फेरस सल्फेट क्या है, जैसे यहाँ पर पूछ लिया तो चांस बनता है कि आपसे पूछे कि ग्रीन विट्रॉल का फार्मूला क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा। इसको हरा थोथा कहते हैं हिंदी में। तो फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। और आपसे ऐसा भी पूछेगा कि जो ग्रीन विट्रॉल होता है उसमें कितने वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि 7 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, राइट। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही आपका एक होता है ब्लू विट्रॉल, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो ब्लू विट्रॉल होता है इसमें ये आपका होता है एक्चुअली कॉपर सल्फेट, ठीक है। ये आयरन यानी कि फेरस सल्फेट है, लेकिन ये कॉपर सल्फेट होता है डॉट 5H2O। यहाँ पर 5 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। ये पेंटाहाइड्रेट होता है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट ब्लू विट्रॉल, ये भी आप ध्यान में रखना। आगे है अ पोर्टर lifts a luggage of 12 kg from the ground and puts it on his head 1.5 meter above the ground. Calculate the work done by him on the luggage if g is equals to this। यानी g की वैल्यू गिवन है, सब कुछ तो आपको गिवन है, आपको बताना है किए गए कार्य की गणना करना है। तो वर्क हमारा ये हो जाता है, और वर्क ही हमारा एनर्जी होता है। और ये सामान को ऊपर उठा रहा है, तो मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, जब भी कोई सामान किसी हाइट पर उठ रही होती है तो उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होना शुरू हो जाती है। तो वो जितना काम करेगा वो उसके पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। ये mgh होता है पोटेंशियल एनर्जी। m आपको गिवन है 12 kg, और g की वैल्यू 10 आपको गिवन है, h की वैल्यू 1.5 मीटर ये भी गिवन है, सब कुछ तो गिवन है। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 12 दहा में 120, और ये आपका हो गया 1.5। तो आप देख लो इसको सॉल्व करके, 12 पंजे 60, 12 कमा 12 6 18, यानी 180 जूल, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे है एरियोलर टिश्यू फिल्स द स्पेस डैश द ऑर्गन सपोर्ट्स द डैश ऑर्गन्स एंड रिपेयर्स टिश्यू। यानी जो एरियोलर टिश्यू है, एरियोलर ऊतक है, ये अंग के किस रिक्त स्थान को भरता है और किस अंगों की सहायता करता है और ऊतकों की मरम्मत भी करता है। तो ये हमारे अंगों के इनसाइड यानी अंदर के आर्गन, ठीक है, अंदर के आर्गन में पाया जाता है। जो एरियोलर टिश्यू है ये बेसिकली आपका जो मसल होता है ना, मसल्स और स्किन के बीच पाया जाने वाला टिश्यू है, और ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स का सपोर्ट करता है और टिश्यूज की मरम्मत करता है। तो इंटरनल यानी इनसाइड और इंटरनल ये दो चीजें इसमें भरी जाएंगी, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पाया जाता है एरियोलर टिश्यू? ये जो हमारे मसल्स होते हैं, मांसपेशियां और जो त्वचा होता है, इनके बीच उपस्थित होते हैं। आगे है कि डैश गिव्स एविडेंस ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी इनमें से कौन विकासवादी संबंधों का प्रमाण देते हैं। अब ये जो क्वेश्चन था बोर्ड ने इसका आंसर फॉसिल दिया था, जीवाश्म, जबकि ये जो चट्टान है ये भी तो एक तरीके का जीवाश्म ही है। आप जानते हो जो चट्टान होते हैं अंदर पृथ्वी के दबे हुए हैं, ये भी तो एक जीवाश्म ही है, फॉसिल ही है। तो कुछ लोगों ने चट्टान भी आंसर टिक किया था, इस वजह से इस पे ऑब्जेक्शन किया गया था। काफी कंट्रोवर्सी होने के बाद बोर्ड ने फिर इसको मतलब इस क्वेश्चन पे सबको मार्क दे दिया था, ठीक है, मतलब इसको हटा दिया था एक तरीके से। तो वैसे भी अगर आपको कोई इनमें से चूज करने को आया तो आप जीवाश्म चूज करना, क्योंकि इनमें सारा कुछ आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जीवाश्म यानी फॉसिल, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट।
आगे है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज, यानी जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जिसमें मैंने आपको बताया था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो या फिर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो, ये अनसैचुरेटेड होते हैं। इनसे कह रहा है हमको सैचुरेटेड अगर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाना है, यानी ये तो बोल ही दिया है कि हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, यानी अगर इसमें हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं और किस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ठीक है, तो ये आपका एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाता है, यानी कार्बन कार्बन के बीच ये सिंगल बॉन्ड बन जाता है। तो सिंपली कैटलिस्ट का नाम बताना है, क्योंकि ये जो रिएक्शन हो रहा होता है वो उसका जो रेट है वो स्लो हो जाता है, और स्लो हो जाने के कारण फिर हम इसमें कैटलिस्ट का यूज करते हैं, जिससे इसका रेट बढ़ जाता है। तो जो आप वेजिटेबल ऑयल देखते हो ना, जो वेजिटेबल ऑयल है, मैंने आपको बताया भी था बहुत पहले के लेक्चर्स में, जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं यानी वनस्पति तेल, इनसे जो आप वनस्पति घी बनाते हो, जो आप मार्केट से खरीदते हो, जो वेजिटेबल घी होते हैं, ये जो बनाने का प्रोसेस है ये हाइड्रोजनेशन ही है। इसमें हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं किसके प्रेजेंस में, यानी प्रेजेंस का मतलब कौन सा कैटलिस्ट का यूज करते हैं ताकि इसका रेट बढ़े, तो ये आपका होता है निकल और पैलेडियम, ठीक है। सो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निकल और पैलेडियम यहाँ पर कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इनर्ट गैसेस इज प्लेस्ड इन पीरियड 5, यानी इनमें से कौन सी अक्रिय गैसों को अवधि 5 में रखा गया है। तो काफी आसान सा सवाल है, और ये आपका इनर्ट है, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन ये आपके हैं 18th ग्रुप के इनर्ट गैसेस, जिसमें पहला पीरियड, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां, तो जेनॉन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है द प्लांट्स इन डैश ग्रुप ऑफ आर कॉमनली कॉल्ड एल्गी, यानी कौन से समूह के पौधों को प्रायः शैवाल कहा जाता है, एल्गी कहा जाता है। तो ये है आपके थैलोफाइटा, ठीक है। आप ऐसे याद रखना कि थैला अगर फटा, ठीक है, थैला अगर फटा तो इसमें रखे हुए सारे सामान अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो ये जो अलग अलग है इसी से आप बना लो एल्गी, ठीक है। एल्गी कि जो थैलोफाइटा होते हैं उसमें कौन आते हैं, एल्गी। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ चाइनीज साल्ट दैट वी यूज इन प्रिपेयरिंग चाइनीज क्विजिन। तो ये जो क्विजिन है इसका मतलब चाइनीज जो डिश है, यानी चीनी नमक का रासायनिक नाम क्या है जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजन तैयार करने में करते हैं। अगर आप यहाँ पर हिंदी में पढ़ोगे तो चीनी और नमक आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये आपका चाइनीज साल्ट है। तो कौन से चाइनीज साल्ट का हम यूज करते हैं जब हम कोई चाइनीज फूड या चाइनीज डिश बना रहे होते हैं, तो ये होता है आपका मोनोसोडियम ग्लूटामेट। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसी की वजह से जो ये जितने भी डिस्क होते हैं इनमें जो टेस्ट आता है, ये बेसिकली हम लोग टेस्ट के लिए, ये जो नमक हम लोग डाल रहे हैं ना, चीनी नमक, वो टेस्ट के लिए डालते हैं जिसका नाम है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। इससे जो टेस्ट आता है उसका नाम होता है उमामी, ठीक है। उमामी टेस्ट इसको कहते हैं, मतलब ये चाइना में कहते हैं ऐसा, उमामी टेस्ट होता है इससे। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है अ कार एक्सिलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स। कैलकुलेट द एक्सिलरेशन ऑफ कार। कितना आसान सवाल है। एक्सेलरेशन होता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यानी ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। सो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, यानी 18 से 36 किलोमीटर पर आवर हो जा रही है, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है और आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में निकालना है ना। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर बदलने के लिए इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। हमको पता है जब अधिक से कम में आते हैं तो 5/18 करते हैं, तो ये आपका हो गया 10 मीटर पर सेकंड में बदल गया स्पीड जो है। ऐसे ही 18 को भी आप बदल लो, तो ये आपका 5/18 करते ही ये 5 मीटर पर सेकंड हो गया। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है और इनिशियल 5 मीटर पर सेकंड है, और टाइम 5 सेकंड में ऐसा हो रहा है कि ये जो स्पीड है वो 5 से 10 हो जा रही है। तो टोटल ये आपका कितना गया, 5/5 दैट इज 1 मीटर पर सेकंड। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वैसे इतना पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं थी, आप चाहो तो इसको मन में भी कर सकते थे। आगे है इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल डैश अपीयर्ड बिफोर निकल। तो ये मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा है, न कि जो अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है इसमें इन्होंने कोबाल्ट को निकल से पहले रख दिया था, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। कोबाल्ट को पहले ही रख दिया, जबकि कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास है वो 58.9 है, ठीक है, ये रहा, और निकल का 58.7 है। जबकि इन्होंने तो कहा था कि मैंने जो भी अपना पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स रखे हैं वो सारे एटॉमिक मास के बेसिस पर हैं, कि एटॉमिक मास सबसे जिसका कम है उसको मैंने पहले रखा है, फिर जिसका अधिक होता गया है उसको रखा है। लेकिन यहाँ पर जो कोबाल्ट है उसका एटॉमिक मास अधिक है, फिर भी
इसको निकल से पहले ही रख दिया गया, ठीक है, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, तो यही पूछा था। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि कोबाल्ट ये अपीयर होता है निकल से पहले मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। आगे है अ बॉडी ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ मोर देन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इट्स सेड टू बी, यानी हवा में ध्वनि के वेग से अधिक की गति से यात्रा करने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? हवा में जो ध्वनि का वेग होता है, यानी एयर में जो स्पीड होती है साउंड की, वो 346 मीटर पर सेकेंड होती है, जब मैं रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। और वहीं पर अगर ये जो स्पीड है साउंड का, किसी और भी पदार्थ का वो हो सकता है, उसका अगर स्पीड इस साउंड के स्पीड से अधिक हो गया तो इसे हम लोग कहते हैं सुपरसोनिक। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्पीड की बात करी जा रही है, न कि फ्रीक्वेंसी की, क्योंकि जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज ये ऑडिबल रेंज होता है जिसको हम लोग सुन सकते हैं। लेकिन इससे अबव होता है, यानी ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज जब फ्रीक्वेंसी हो जाती है साउंड की, तो इसे हम लोग अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। और कम हो जाए अगर इस 20 हर्ट्ज से, तो इसे को हम लोग क्या कहते हैं? अगर इससे कम हो जाए तो इसे हम लोग इंफ्रासोनिक कहते हैं। और अगर स्पीड ये जो साउंड की है एयर में, उससे अगर अधिक किसी की स्पीड हो जाए तो उसे हम लोग सुपरसोनिक कहते हैं। हाइपरसोनिक तब कहेंगे जब यही स्पीड 5 टाइम्स हो जाए, ठीक है, 5 टाइम्स, तो ये आपका हाइपरसोनिक कहलाता है। तो फिलहाल में सी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे है द गर्थ ऑफ स्टेम और रूट इंक्रीजेस ड्यू टू, यानी तने या फिर जड़ का जो घेरा होता है वो किसके कारण बढ़ता है? तो गर्थ बोले तो ये जो पेड़ों में आप देखते हो ऐसे सर्किल सर्किल टाइप से बना होता है ना, जो उसका पेरीमीटर होता है, इसी को हम लोग कहते हैं गर्थ। और इसके बढ़ने का जो कारण है वो है लैटरल मेरिस्टेम, यानी पास विभज्योतक। इसके बारे में भी हम लोग इससे पहले के लेक्चर्स में चर्चा किए थे कि जो सबसे ऊपरी पार्ट होता है पौधे का, जो तना होता है, तने का सबसे ऊपरी पार्ट होता है, इसके ग्रोथ के लिए ये जो एपिकल मेरिस्टम है ये जिम्मेदार होता है। और फिर पेड़ों में आपने देखा होगा कुछ इस तरीके की गांठें बनी होती है ना, तो इनके बीच का या फिर कह लीजिए इनकी लंबाई को बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो ये आपका होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम, ठीक है। जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है, अंतरी विभज्योतक, ये इनकी लंबाई को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। अब ये जो बचा आपका लैटरल मेरिस्टम, यही आपका पौधे की मोटाई कह लो या फिर ये जो गर्थ है इसको बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। पहले आप देखोगे कुछ ही सर्कल होते हैं, फिर धीरे धीरे और बढ़ते जाते हैं, तो ये कौन बढ़ाता है? जो लैटरल मेरिस्टम होता है ये। आगे है वाइल फीलिंग समथिंग समथिंग कैन बी कंप्रेस्ड इजिली, हेंस दे कैन बी फिल्ड विद इन अ वेसल एट हाई प्रेशर। दिस प्रॉपर्टी ऑफ समथिंग अलाउज देयर कन्वीनियंट फिलिंग इनटू अ स्मॉल कंटेनर और सिलेंडर एंड आल्सो इन लार्ज वॉल्यूम। तो यहाँ पर सीधे सीधे ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी चीज है, कौन सा स्टेट है मैटर का जिसको हम लोग इजिली कंप्रेस कर सकते हैं और किसी भी सिलेंडर में आसानी से, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसमें भर सकते हैं। ऑब्वियसली ये हमारा क्या हो जाएगा? गैस हो जाएगा। आपको पता है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं और वहीं पर लिक्विड के इनसे पास पास होते हैं, जबकि सॉलिड के तो एकदम पास पास होते हैं, है ना। तो जब भी आपको सॉलिड से लिक्विड में आना होगा तो आप क्या करोगे? इसको गर्म करोगे, हीट करोगे। और अगर आप चाहते हो लिक्विड से गैस में आना तो अगेन आप और गर्म करोगे तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब आप चाहते हो कि मैं इस गैसी स्टेट से लिक्विड में चला जाऊं तो आप क्या करोगे? आपको करना क्या होगा कि इसको बहुत ज्यादा यानी हाई प्रेशर देना होगा, ठीक है। अगर आप इसको प्रेशर देते हो तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो सिलेंडर आपके घरों में होता है जिसमें गैस भरी होती है, ठीक है, वो एक्चुअली कंप्रेस करके भरी गई होती है, यानी उसको प्रेशर दे करके भरा गया होता है जिससे वो लिक्विड फॉर्म में रहे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा कि वाइल फिलिंग गैस कंटेनर, ठीक है, दो जगह पर है, तो गैस कंटेनर गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि गैस कंटेनर में जो गैसेस भरी होती हैं वो कंप्रेस्ड करके भरी होती हैं, यानी संपीड़ित करके भरी होती हैं। कहने का मतलब है प्रेशर दे करके इनको भरा जाता है ताकि ये लिक्विड फॉर्म में रहें। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है इन सम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक राइजोफस, मशरूम्स एंड सम बैक्टीरिया एंड एस्परजिलस एटसेट्रा रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय, यानी ये जितने भी आप देख रहे हो, चाहे राइजोफस हो या मशरूम हो, इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो ये होता है स्पोर्स के द्वारा, यानी बीजाणुओं के द्वारा। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यहाँ पर आपका राइजोफस है और इस राइजोफस में ये जो आप पार्ट देख रहे हो गोला गोला है, ये आपका है स्पोन्जियम। और ये जो स्पोन्जियम है ये जब मैच्योर हो जाता है, ठीक है, जब परिपक्व हो जाता है तब ये खुल जाता है या कह लो फट जाता है और इसमें होते हैं स्पोर्स, यानी बीजाणु होते हैं। जो छोटे छोटे आपको दाने दिख रहे हैं ये आपके स्पोर्स हैं और यही जब हवा या किसी और माध्यम से कहीं पर भी गिर जाते हैं तो वहां नए राइजोफस का निर्माण होता है। सो स्पोर्स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ऑर्गेनिज्म
चाहे वो राइजोफस मशरूम या फिर बैक्टीरिया या फिर एस्परजिलस हो, सब में रिप्रोडक्शन स्पोर्स यानी बीजाणु के द्वारा होता है। डाल्टन्स थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ, डाल्टन का जो सिद्धांत है वो किस नियम पर आधारित है? तो यहाँ पर इन ऑप्शंस के हिसाब से आपका हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी द्रव्यमान का संरक्षण। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जब भी आप दो दो रिएक्टेंट ले लो, ठीक है, ए और बी, और इनसे अगर एक प्रोडक्ट बनता है सी, राइट, तो यहाँ पर जो इनका मास है पहले ए और बी का, लेट अस सपोज ये 0.5 है और ये 1.5 है, तो आफ्टर रिएक्शन जो प्रोडक्ट बनेगा इसका भी जो मास होगा वो कितना होगा, इन दोनों के बराबर होगा, यानी 2 होगा। अगर ये ग्राम ग्राम में है तो ये 2 ग्राम होगा। या फिर अगर ये ए प्लस बी होता और सी प्लस डी बनाता तब भी वही केस था, ये 1.5 अगर है और ये 0.5 है तो ये सी और डी मिल करके इन दोनों के ही बराबर होते, यानी 2 ग्राम के ही बराबर होते। तो कहने का मतलब है आप जितना रिएक्टेंट ले रहे हो उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। ये था कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि डाल्टन थ्योरी, जो कि डाल्टन का सिद्धांत था, ठीक है। आगे है डैश लेंस इज यूज्ड बाय पीपल सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। तो इनमें से कौन सा लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है कॉनकेव लेंस का। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आप ऐसे याद रखना, DUNA, दूना, दूना बोले तो ये दूर दृष्टि दोष, और यू बोले तो उत्तल लेंस, ठीक है, और एन बोले तो निकट दृष्टि दोष। एक अगर आपको याद हो तो दूसरा याद करने का जरूरत ही नहीं है। और ये आपका अवतल, ए फॉर अवतल, ठीक है, यू फॉर उत्तल, ए फॉर अवतल, तो इसे कहते हैं कॉनकेव। तो दूना अगर आपको याद है तो आप कभी भी नहीं भूलोगे कि क्या करना है। आगे है वाइब्रेशंस इंडिकेट्स विच टाइप ऑफ मोशन ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी कंपन जो होता है वो किसी वस्तु की किस प्रकार की गति को इंगित करता है? तो ये रैपिड टू एंड प्रो, जो डी ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। ये ऐसे ही तो कंपन होता है, यानी किसी भी वस्तु का, किसी भी ऑब्जेक्ट का आगे जाना और पीछे आना, वो भी बहुत ही रैपिडली। तो रैपिड टू एंड फ्रो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कंपन को इंडिकेट करता है। आगे है कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 287, सो इट्स वैलेंसी इज। अब देखिए, जो भी आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट में किसी एलिमेंट के जो भी इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि इतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं इस एलिमेंट में। लेकिन अगर वैलेंसी की बात आती है तो अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज करके उससे एक बॉन्ड बना रहा है, या फिर कोई एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बना रहा है बॉन्ड, या 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास है जो लूज कर सकता है, या फिर 2-2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, तो एक्सेप्ट कर सकता है या फिर लूज कर सकता है जितने इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो जाएगा, वैलेंसी हो जाएगा। जैसे जहां पर 287 है तो 7 इलेक्ट्रॉन को तो ये लूज नहीं करेगा। जब भी ये चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और इसी को बॉन्ड बना करके दूसरे कंपाउंड के साथ रह सकता है। तो इसकी जो वैलेंसी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, क्योंकि एक बॉन्ड बना रहा है, सो 1 हो जाएगी, राइट। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, यानी इनमें से कौन सा कथन सही है? सॉलिड CO2 इज नोन एज ड्राई आइस। तो ये जो ड्राई आइस है, सूखा बर्फ कह लो आप लोग, सूखी बर्फ, इसी को हम लोग कहते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बिल्कुल सही है। आगे है द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीजन, द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवापोरेशन, यानी इवापोरेशन से जो पानी वाष्प बन करके उड़ गया होता है उसके कारण इससे जो एनर्जी है, जो भी उष्मा थी, सबसे पहले वो उड़ती है, ठीक है। इसके कारण इसके सराउंडिंग से ये जो आपके पार्टिकल्स है लिक्विड के, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके कारण इनके चारों तरफ आप देखोगे तो ठंडा ठंडा महसूस होगा आपको। तो ये भी बिल्कुल सही है कि जो पार्टिकल में एनर्जी लूज हो गई होती है इवापोरेशन के दौरान, वो ये सराउंडिंग से ले लेते हैं। ये भी हमारा सही है। आगे है सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट। तो ये सीधा जो आपका है ना सॉलिड CO2, जिसको आप ड्राई आइस बोल रहे हो, ये डायरेक्टली अगर इसको आप गर्म करते हो, हीट करते हो, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, गैस में, ठीक है, गैस में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। तो सारे के सारे सही थे, सो ऑल आर ट्रू, डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। आगे है द स्पीड ऑफ साउंड वेव इज 700 मीटर पर सेकेंड, हाउ लॉन्ग विल साउंड वेव टेक्स टू ट्रेवल 7 किलोमीटर। ये तो सिंपली मैथ पे बेस्ड आपका सवाल हो गया कि आपको टाइम बताना है कि कितना समय लगेगा उसको 7 किलोमीटर ट्रेवल करने में। अगर स्पीड इतनी है तो कौन नहीं कर लेगा इसको। आपको टाइम पूछ रहा है। देखिए, जब भी आपको कंफ्यूजन हो जाए, माना कि ये बहुत ही सरल सवाल है, लेकिन कभी कभी आपको लिखने में दिक्कत होता है ना, तो आप ऐसे लिखा करो कि किसी चीज़ का स्पीड दिया जाता है ना, स्पीड वो दिया जाता है किलोमीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड में, तो आप मीटर ऊपर लिख लो पर सेकंड, मीटर पर सेकंड यही तो हुआ, तो ये डिस्टेंस हो गया, ये टाइम हो गया, यही आपका फार्मूला होता है। आपको टाइम चाहिए तो टाइम को अगर आप यहाँ रखते हो तो ये नीचे चला जाएगा, इसका मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आप डिस्टेंस देख लो, 7 किलोमीटर है, यानी 7000, और ये आपका 700 मीटर। ये मैं आपको बेसिक बस तरीका बताया, वैसे तो काफ़ी आसान है। ये आपका हो गया, ये कट गया, और ये आपका आ गया 10 सेकेंड, ठीक है। तो देख लो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
आगे है अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजेंटली फायर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ पिस्टल ऑफ मास 2.5 kg. व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल? ये आपका बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम. ये मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व होता है, यानी एक पिस्टल है, ये आपका एक पिस्टल है, ठीक है, और इससे आपने बुलेट को दागा, ठीक है, यहाँ से आपने बुलेट को दागा, तो इस बुलेट की जो स्पीड है यानी जो वेलोसिटी है वो दी गई है और मास दिया गया है. तो मोमेंटम हमारा क्या होता है, P इक्वल्स टू एम इंटू वी, जहाँ एम केजी में होता है और वी मीटर पर सेकेंड में होता है. तो हमको इस बुलेट का मास गिवन है कि एक गोली है जिसका द्रव्यमान 20 ग्राम है, तो ये तो ग्राम में गिवन है ना, तो हमको इसको केजी में कन्वर्ट करना होगा, तो हम 1000 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये बुलेट का मास आ गया इतना केजी. और वेलोसिटी भी गिवन है कि ये क्षैतिज रूप से इतना किलोग्राम द्रव्यमान की पिस्तौल से इतने मीटर पर सेकंड के वेग से दागी जाती है. तो वेलोसिटी कितना गिवन है, 150 मीटर पर सेकंड. तो आपको मोमेंटम पता चल जाएगा इस बुलेट का. तो एक चीज आप ध्यान रखना कि जब इसको इस बंदूक से छोड़ा गया, तो जिस स्पीड से ये बुलेट आगे निकली है उतने ही स्पीड से, यानी उतने ही स्पीड का मतलब कि उतने ही मोमेंटम से ये जो गन है वो पीछे की तरफ आएगी. यही पूछा है रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगी. तो ये जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा पीछे, जो इस गन का जो मास है वो और इस गन का पीछे आना जितने वेलोसिटी से आया है वो दोनों बराबर होंगे, कंजर्व होंगे. तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल्स टू मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट. यही होता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. मोमेंटम देखिए एम वी दोनों कंजर्व है, बराबर रहेंगे. अब सब कुछ लिख लो यहाँ पर. इसका मास 2.5 kg है जो कि केजी में ही रहना चाहिए, और वेलोसिटी निकालना है आपको इस गन का कितने वेलोसिटी से पीछे गई है, और ये एम बी आपको जो बुलेट है उसका मास गिवन है 20/1000, क्योंकि हमको केजी में लिखना था, और वेलोसिटी 150 गिवन है. अब यहाँ से जो कुछ भी काटना पीटना आप काट दो. ये 25 छक्का 150 यानी टोटल 60 हो जाएगा, और ये आपका 1 0 से 1 0 ऐसे कट जाएगा. ये 10 दूनी के 20, और ये 2 छक्का 12, ठीक है. यहाँ पर 1000 है, तो 1.2 आ गया आपका सिंपली, ठीक है, 1.2 मीटर पर सेकेंड. अब देखो पीछे की तरफ अगर आप इसको ले रहे हो तो ये नेगेटिव में बस दिखा दिया गया है. सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा कि इतने मीटर पर सेकेंड से ये जो गन है वो पीछे की तरफ धक्का खाएगी. आगे है कुलाम इज द एसआई यूनिट ऑफ. तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो क्यू होता है वो क्यू इज इक्वल्स टू आई इंटू टी, राइट. आगे है विच ऑफ द गिवन रिएक्शन इज अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब है कि अगर कोई रिएक्टेंट ए है और बी है, ये कंबाइन होकर के क्या कर रहे हैं, सी बना रहे हैं, तो ये एक तरीके का कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, ठीक है ना, कि कई सारे कंपाउंड मिल करके वो एक प्रोडक्ट बना रहे हैं. लेकिन वहीं पर इसका ठीक उल्टा होता है डीकम्पोजिशन, यानी जब एक कंपाउंड है ये इसका डीकम्पोजिशन होता है तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स में टूट जाता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स में टूट जाता है. ये डीकम्पोजिशन हो गया. ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, विघटन या डीकम्पोजिशन. आगे है डैश इज कॉल्ड क्विक लाइम, यानी इनमें से किसको त्वरित चूना कहा जाता है. ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है जो आप बाजार से लाते हो ना पाउडर के फॉर्म में, यही आपका होता है क्विक लाइम, जिसको हम लोग हिंदी में अनबुझा चूना भी कहते हैं, ठीक है, अनबुझा चूना, ठीक है. अगर आपसे फार्मूला लिखने को आए अनबुझा चूना का, तो कैल्शियम ऑक्साइड, और जब इस पे हम लोग पानी डाल देते हैं या पानी मिला देते हैं तो ये बुझ जाता है, इसी वजह से इसका नाम क्या हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ये अब बुझा चूना हो गया, ठीक है, ये आपका बुझा चूना हो गया. और इसी को आप लोग दीवारों पर लगाते हो, ठीक है, अपने घर के दीवारों पर इसी चूने को लगाते हो. तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा. आगे है व्हाट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, यानी किसी भी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या कितनी होती है. तो ये फिक्स होता है, ये भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ. जैसे 1 डजन इज इक्वल्स टू 12 होता है कि 1 दर्जन में 12 ही चीजें आएंगी, चाहे वो आपका बुक हो, चाहे वो आपका पेन हो, चाहे वो आपका बनाना हो, चाहे वो एप्पल हो, ठीक है, कुछ भी हो वो फिक्स होता है कि 12 ही होगा. ऐसे ही एक मोल में ये फिक्स होता है कि 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल हो या फिर एटम कह लो या फिर मॉलिक्यूल कह लो, ठीक है. तो ये फिक्स होता है कि इतना ही होगा. अगर 0.5 मोल होगा तो आप 0.5 का इसमें मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है. तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा. तो ये रहे आज के क्वेश्चंस. आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और आप लोग कम से कम मेरे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए और शेयर कर दिया करिए, ठीक है, क्योंकि जितना ही कम आप शेयर या लाइक करते हो उतना ही डीमोटिवेशन यानी डीमोटिवेट होता है.
ठीक है, जो भी टीचिंग कराता है या फिर कराता है। तो चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।